मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सेकेंड टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम फोर्स कहलाता है उससे बोर्ड मॉडल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स या स्कूल में होने वाले एग्जाम्स में काफी सपोर्ट करेगा। ये 1.2 से जो मैंने क्वेश्चन टोटल सिलेक्ट किया है इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। 1 से लेकर के 15 तक जो क्वेश्चंस है वो ग्रुप ए में आता है और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है विथ 1 करेक्ट आंसर। मतलब हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे लेकिन एक ही करेक्ट है। ग्रुप बी में आप आ जाएंगे तो 16 से लेकर 19 तक के क्वेश्चंस हैं। ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप 1 है। इसमें हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद ग्रुप सी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 से 24 तक के क्वेश्चंस हैं। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है लेकिन ये टाइप 2 क्वेश्चंस कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक न्यूमेरिकल्स टाइप्स क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है। अभी बोर्ड ने अपना कोई फाइनल जो मॉडल है क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होगा, किस पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम लिया जाएगा, इसको रिलीज नहीं किया है। तो ये एक जस्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन सेल्फ मॉडल क्वेश्चंस डिजाइन किया है। मोर और लेस इसी तरह का क्वेश्चंस बोर्ड लेवल पे पूछा जाता है। जैसे बोर्ड आपको अपने मॉडल क्वेश्चंस को रिलीज करेगा तो उसी मॉडल के बेसिस पे हम आपको फिर क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग इस मॉडल पर प्रैक्टिस करते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर, द फोर्स बिटवीन देम विल बी 1 मीटर इन एयर है, द फोर्स बिटवीन देम विल बी कितना होगा। तो आपको यहां पर चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, Q1 और Q2 दोनों इक्वल है और ये 1 कूलम है। R का वैल्यू दिया हुआ है, ये 1 मीटर है। फोर्स का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 का वैल्यू है 1 कूलम और Q2 का वैल्यू है 1 कूलम और डिस्टेंस है 1 मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर और कूलम कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा जो आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मास, सॉरी यूनिट ऑफ चार्ज। इसमें कौन सा यूनिट चार्ज का नहीं है। ESU, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज का CGS यूनिट है। EMU, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये भी चार्ज का CGS यूनिट है, लेकिन कूलम ये चार्ज का SI यूनिट है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये मास का यूनिट है, ये चार्ज का यूनिट नहीं है। तो इस बार आंसर हो जाएगा सी। सेकंड का आंसर सी और फर्स्ट का आंसर ए। क्या लिखा हुआ है, 2 चार्जेस ऑफ -10 माइक्रोकूलम एंड +30 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। एक चार्ज यहां पर है जो कि -10 माइक्रोकूलम का है और यहां पर दूसरा चार्ज है जो कि 30 माइक्रोकूलम का है। इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपको 30 सेंटीमीटर है। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। अब आप देखेंगे कि ये -10 कूलम का चार्ज -30 कूलम के चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, ये फोर्स F1 कहलाएगा। इसी तरह से 30 माइक्रोकूलम का चार्ज -10 कूलम के चार्ज पर अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा, ये फोर्स F2 कहलाएगा। ये एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स है। एक्शन और रिएक्शन के फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, मतलब F1 बराबर हो जाएगा F2 के।
तो अगर आप F1 by F2 लिखेंगे तो F1 का वैल्यू F है, F2 का भी वैल्यू F आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 मतलब 1:1 हो जाएगा। तो दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन का फोर्स लगता है, इन दोनों चार्ज पर लगने वाले फोर्स, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाता है उसका रेशियो 1:1 आ जाएगा। तो इस बार आंसर मैंने आपको दिया है, ये सी है। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर जो है वो सी ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सारे के सारे क्वेश्चंस समझ रहे होंगे और इसका आंसर भी समझने की कोशिश करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस डबल्ड, द फोर्स बिकम्स। मान लिया जाए कि यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R। अब आप देखेंगे इनके बीच जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब बताया गया है कि दोनों चीज को डबल कर दिया गया, मतलब चार्ज को भी डबल कर दिया गया है और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया है। तो मान लिया जाए कि अब फोर्स हो जाता है F डैश, तो F डैश का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 2Q1, Q2 का वैल्यू हो जाएगा 2Q2 और डिस्टेंस ये भी डबल कर दिया गया 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 को कैंसिल कर देगा, तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये F है, तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा F। मतलब ये हुआ कि फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, फोर्स विल रिमेन सेम। तो इस बार जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस कूलम के फोर्स पर बेस्ड हैं, जो कि फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के। टॉपिक का नाम भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम फोर्स, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस कूलम फोर्स पे होंगे। लिखा हुआ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन। यहां पर एक चार्ज Q1 है और यहां पर एक चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है ये मैंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, दोनों चार्ज का अमाउंट क्या है इस बात पर, दूसरा इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है इस बात पर, और तीसरा इन दो चार्ज के बीच कौन सा मीडियम है, मतलब एयर है या वाटर है या थर्मोकोल है या वुड है या प्लास्टिक है या माइका है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो कूलम फोर्स 3 बातों पर डिपेंड करता है। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सही नहीं है, ओनली डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस सही नहीं है, ओनली नेचर ऑफ मीडियम नहीं, इन तीनों के तीनों पर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको डी। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन एयर। यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन एयर, फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। आप देखेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स प्रोटॉन पर भी लगेगा, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है। लेकिन डायरेक्शन की बात की जाए तो ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन पर राइट साइड में लगेगा तो प्रोटॉन पर लेफ्ट साइड में। लिखा है फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। क्लियरली बताया नहीं गया है कि सिर्फ फोर्स बोला गया, इसका ना तो मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ है और ना डायरेक्शन के बारे में है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर, फोर्स ऑन प्रोटॉन विल बी ग्रेटर। रियल में फोर्स तो दोनों सेम ही लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो ये क्लियरली लिख दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, ये वाला आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन सेम नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ टू चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर इन एयर। दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, ये दोनों एयर में रखे हुए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। पूछा गया है इफ F1 द फोर्स बिटवीन देम इज F1 इफ बोथ आर पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फोर्स F1 है, दोनों नेगेटिव होंगे तो फोर्स F2 है, और एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा तो फोर्स F3 है। तो पूछा गया इस पे कौन सा आंसर सही है। चूंकि यहां पर सिर्फ नेचर बदला जा रहा है, पहले दोनों को पॉजिटिव लिया गया, फिर दोनों को नेगेटिव लिया गया, फिर एक को पॉजिटिव और नेगेटिव, और हम लोग जानते हैं कि कूलम फोर्स नेचर पर डिपेंड
नहीं करता है। नेचर के कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो F1 बराबर होगा F2 के और ये बराबर हो जाएगा F3 के, मतलब सी आंसर विल बी करेक्ट आंसर। अब चले आएंगे, 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ प्लस q आर प्लेस्ड एट द corners of an equilateral triangle of side D. The net force on positive charge plus 2q at the centroid of the triangle will be. ये आप देख रहे हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पर चार्ज प्लस q है, यहां पर भी चार्ज प्लस q है और यहां पर भी चार्ज प्लस q है। अब इसके सेंट्रॉइड पर एक 2q का चार्ज रख दिया गया है, तो ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। नतीजा, इस सेंट्रॉइड पर जो रखा हुआ चार्ज है इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा, जो कि मैंने क्लासरूम में डिस्कस कर दिया है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। नेट फोर्स ये आपको 0 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम आपको बताएंगे द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन 0 बाई एप्सिलॉन इज ऑलवेज। मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और ये परमिटिविटी ऑफ एयर है और ये K होता है, और K का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। अगर आपने इसे उलट दिया, मतलब एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन कर दिया, तो मतलब ये 1 बाई K आ जाएगा, तो ये भी उलट जाएगा, मतलब ये लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 बाई एप्सिलॉन ये आपको ग्रेटर देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ऑल द पॉसिबल्स। तो ये आंसर हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1। आइए नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन सोप बबल। ये सोप बबल है और इस सोप बबल पर आप पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, इसके कारण, चार्ज के कारण इस पर फोर्स लगेगा। ये सरफेस इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, जिसके कारण इसका साइज इनलार्ज हो जाएगा, तो इसका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियस इंक्रीजेस। तो आपने देख लिया कि इसका आंसर कौन सा था। नेक्स्ट आप चले आएंगे, द सेपरेशन एट विच फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एंड एन इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1 × 10⁻³ न्यूटन इज। दो चार्ज है, एक चार्ज यहां पर एक Q1 जो कि प्रोटॉन है और इस पर चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहां पर एक दूसरा चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज का अमाउंट इतना होता है -19 कूलम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं मालूम है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। द सेपरेशन बिटवीन, नहीं सॉरी, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। ये फोर्स दिया हुआ है 1 × 10⁻³ न्यूटन, सॉरी -3 न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। चूंकि आपको R का वैल्यू निकालना है तो R² को आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दें, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F कर देंगे। 1/4πε0 के लिए 9 × 10 और 9 हो जाएगा। Q1 का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 और ये आप देखेंगे इसका वैल्यू है 1 × 10⁻³ इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा वैल्यू 4.8 × 10⁻⁻13 मीटर। तो इस तरह से आपने देख लिया कि अगर दो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, उन पर लगने वाले फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो डिस्टेंस अगर निकालना हो तो वही फॉर्मूला यूज होता है 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। सिर्फ इसमें हम लोग करते क्या है कि डिस्टेंस को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देते हैं और उसके बाद वैल्यूज पुट कर देते हैं। आइए, when air is replaced by a dielectric medium of dielectric constant K, force of attraction between two charges separated by a distance decreases K times, increases K times, remains unchanged, decreases by K² टाइम्स। ये K² है, K² टाइम्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो चार्ज एयर में रखा हुआ है तो जो भी फोर्स लग रहा है, अगर एयर को हटा करके कोई दूसरा मीडियम डाल दिया जाए जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इस मीडियम में फोर्स का वैल्यू होता है Fm = F/K, जहां F फोर्स इन एयर है,
के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब कि फोर्स के टाइम से डिक्रीज कर जाता है। तो एयर को हटा करके डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो फोर्स डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम इज एस इफ चार्ज आर प्लेस्ड एट द सेम सेपरेशन इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के देन फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। सेम क्वेश्चन है, यहां पर डिक्रीजेस लिखा गया था, यहां पर एक्सप्रेशन दे दिया गया है। अगर एयर में फोर्स एफ है तो मीडियम में हो जाएगा एफ बाई के, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। लिखा हुआ है टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर व्हेन मेटेलिक शीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ये आपके पास चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2, इसके बीच का डिस्टेंस है R। मान लिया जाए कि इनके बीच फोर्स F लग रहा है। अगर यहां पर हम लोग एक मेटेलिक शीट रख देंगे, मेटेलिक प्लेट रख देंगे, तो मैंने बताया था कि मेटेलिक प्लेट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। मतलब Q1 से चलकर Q2 तक या Q2 से चलकर Q1 तक कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं जा पाएगा, जिसके कारण फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब दो चार्ज के बीच अगर मेटेलिक कंडक्टर रख दिया जाए तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है 0। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको ये मिलेगा, बिकम्स 0। नेक्स्ट है एट व्हाट डिस्टेंस टू चार्जेस शुड बी प्लेस्ड इन अ मीडियम of dielectric constant 64 so that electrostatic force between them is same as when kept at a distance 400 meter। एयर का डिस्टेंस दिया गया है, ये 400 मीटर है। एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 64 है। बोला गया है कि मीडियम में कितने डिस्टेंस पर रखा जाए ताकि फोर्स उतना ही लगे जितना कि एयर में रखा जाए, एयर में लग रहा है। तो Rm का वैल्यू होता है R डिवाइडेड बाय रूट के। R का वैल्यू है 400 मीटर, रूट के आपको दिया हुआ है 64। तो 64 का अगर आप ये करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपको 8 हो जाएगा। इस तरह से 50 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 50 मीटर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो कि आपको 1.2 से बोर्ड लेवल के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज किया गया था। आइए अब हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सच दैट Q1 into Q2 greater than 0, Q1 into Q2 less than 0। पहले वाले केस में Q1 into Q2 ये 0 से बड़ा है, मतलब अगर दो चार्ज को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रोडक्ट 0 से बड़ा आ रहा है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आप देखेंगे, मान लिया जाए कि एक चार्ज प्लस Q का है और दूसरा चार्ज प्लस 7 का है। तो प्लस 4 को प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर पहला चार्ज माइनस Q का है, पहला -4 है और दूसरा भी -4 है, तो ये आपको 28 आ जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 है। मतलब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आता है तो दोनों का दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होगा या दोनों का दोनों नंबर नेगेटिव होगा। अगर दो चार्ज का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब दोनों का दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या दोनों का दोनों चार्ज नेगेटिव होगा। मतलब चार्जेस आर अलाइक, चार्ज एक जैसा, या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अगर चार्ज एक जैसा होगा तो फोर्स रिपल्सिव होता है। लेकिन अगर आप इसमें आ जाएं, सपोज कीजिए कि आपने एक नंबर लिया -4 और दूसरा लिया 3, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। -12 का वैल्यू 0 से कम है। अगर एक को 4 लिया और दूसरे को -3 तो भी -12 आ जाएगा, ये भी 0 से कम है। मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से कम आ जाए तो उसमें एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर दो चार्ज का प्रोडक्ट 0 से कम आ जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव। ऐसे चार्ज को कहा जाता है चार्जेस आर अनलाइक, और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स विथ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस और विथ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, कूलम फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। मतलब चार्ज का प्रोडक्ट जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में फोर्स भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये ग्राफ दिखाया गया यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन है। राइट द विथ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब R को इंक्रीज करने पर फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो एक इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, ऐसा ग्राफ हाइपरबॉलिक आता है। तो आप देखेंगे ये हाइपरबॉलिक ग्राफ है बिटवीन F एंड R। ये था क्वेश्चन नंबर 17। ये सब क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आपने हाफ सॉल्व किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, दोनों सॉल्व किया है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट इज 1 कूलम चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज को हम लोगों को डिफाइन करना है, हाउ इट इज रिलेटेड विद स्टैट कूलम। तो मान लिया जाए कि यहां पर एक चार्ज 1 कूलम का है और यहां पर दूसरा चार्ज 1 कूलम का है। इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और ये एयर में रखा हुआ है। तो अगर 1 कूलम के दो चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पर एयर में रखते हैं तो इसके बीच जो फोर्स लगता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 1 कूलम का चार्ज इस 1 कूलम के चार्ज पर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला 1 कूलम का चार्ज इस 1 कूलम के चार्ज पर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स महसूस करता है। तो 1 कूलम चार्ज वह चार्ज है जो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स महसूस करता है जब उसे 1 मीटर के डिस्टेंस पर एयर में रखा जाए एक दूसरे इक्वल चार्ज से। तो 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन यही होगा, 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन when kept at a distance of 1 meter in air from an equal charge। 1 थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, ये वाला जो चीज आप देख रहे हैं, थ्री इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। स्टैट कूलम ये बराबर होता है 1 कूलम के। आपसे पूछा गया है हाउ इट इज रिलेटेड विद स्टैट कूलम। तो 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम बराबर होता है 1 कूलम के, ये रिलेशन है। मतलब 1 कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। मैं समझता हूं कि ये क्लियर है। आइए नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट है राइट यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो का यूनिट तो आपने काफी रट लिया है। एप्सिलॉन जीरो का यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप याद कर लें, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये कूलम स्क्वायर है। आप जानते हैं कूलम ये चार्ज का यूनिट है। कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है 80, क्योंकि स्क्वायर इस पर दिया हुआ है तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। ये न्यूटन है, न्यूटन के लिए होता है mLt-2 और ये मीटर स्क्वायर इसके लिए L स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर t स्क्वायर ml3 t-2। अब ये आप m को ऊपर ले जाएंगे तो m-1 l पे पावर -3 a t नीचे में t पे पावर -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इस t स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा तो t पे पावर 4 हो जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आपने देख लिया कि इसका यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। आइए नेक्स्ट हम आपको ले चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, स्टेट कूलम्स लॉ, राइट एनी टू नेचर ऑफ कूलम फोर्स। कूलम्स लॉ मैंने बताया था कि अगर यहां पर एक चार्ज Q1 है, यहां पर एक चार्ज Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस R है, इन दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का फोर्स लगता है। अगर चार्ज अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होगा और लाइक होंगे तो रिपल्सन। तो ये कहलाता है F, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही मैंने लिख दिया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन दे आर at rest is directly proportional to product of magnitude of 2 point charges but inversely proportional to square of distance between them। कूलम फोर्स के दो नेचर के बारे में बताया गया है।
दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और दूसरा ये है कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी होता है, ये सेंट्रल फोर्स, मतलब दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट आप चले आएंगे, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज परमिटिविटी। मैंने आपको बताया है कि अगर यहां पर एक चार्ज Q1 है और यहां पर एक चार्ज Q2 है, तो चार्ज Q1 से एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट निकलता है जो Q2 पर पहुंचता है, और Q2 से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट निकलता है जो Q1 पर पहुंचता है। जब ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट Q1 से Q2 तक जाता है और Q2 से Q1 तक जाता है, तो दोनों चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण एक फोर्स काम करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का ट्रांसमिशन है, ये मीडियम से होकर के हो रहा है। इन दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है, उन मीडियम से होकर के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का ट्रांसमिशन होता है। ये मीडियम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में रुकावट पैदा करता है। अलग अलग मीडियम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में अलग अलग अमाउंट से रुकावट पैदा करता है। तो कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में जितना रुकावट पैदा करता है, उसी को कहा जाता है परमिटिविटी। द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स परमिटिविटी। ये परमिटिविटी, ये जो है रियल में एबिलिटी टू रेजिस्ट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। उसके बाद लिखा गया है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से लिखा जाता है, और ये है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। एयर और मीडियम के परमिटिविटी के रेशियो को ही कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आइए देख लेंगे। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर और फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे ही रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। इट इज मेजर्ड बाय रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है, और जिसका यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज नो यूनिट एंड इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप देख लें, मैंने दो कॉलम बनाया, एक में कूलम्ब फोर्स है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्ब फोर्स दो चार्ज के बीच में होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में होता है। कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकता है। कूलम्ब फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है। कूलम्ब फोर्स दो चार्ज के बीच कौन सा मीडियम है। यहां पर एक चार्ज Q1 है और यहां पर एक चार्ज Q2 है। अगर एयर है तो फोर्स का वैल्यू कुछ और होगा, और वाटर है तो फोर्स का वैल्यू कुछ और होगा। तो मतलब यह हुआ कि दोनों चार्ज के बीच कौन सा मीडियम है, कूलम्ब फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच कौन सा मीडियम है, इस मीडियम पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपको हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट आप चले आएंगे, नेक्स्ट है लिखा हुआ है डिफाइन कूलम्ब्स लॉ, डिराइव कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। आप देखेंगे यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पे एक चार्ज है Q2। ऑरिजिन और पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 और चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। Q1 से Q2 की ओर एक वेक्टर है जिसका नाम दिया गया है R12। अगर आपने कूलम्ब के फोर्स को R12 के टर्म में लिखा, इसके टर्म में, तो कहेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर आपने कूलम्ब फोर्स को R1 और R2 के टर्म में लिखा, R1 और R2 के टर्म में लिखा, तो ये कहलाएगा कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो आइए हम लोग करके दिखाते हैं। R1 एंड R2 ये पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। R12 ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। F12 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल में OAB ये ट्रायंगल बन रहा है। इसमें R1
और R12 एक ऑर्डर में है और R2 जो है ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो जो वेक्टर्स एक ही ऑर्डर में होते हैं उनका सम ऑपोजिट ऑर्डर वाले वेक्टर के बराबर होता है। तो R1 प्लस R12 बराबर हो जाएगा R2। अगर R12 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो ये R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट याद रखना होगा हम लोग को फोर्स सॉल्व करने के लिए। अब देखेंगे F21 ये एक्शन का फोर्स है और F12 ये रिएक्शन का फोर्स है। आप जानते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, तो F12 बराबर हो जाएगा माइनस F21 के। अगर आप मॉडुलस ले लेंगे तो वेक्टर साइन हट जाएगा और निगेटिव साइन भी हट जाएगा, तो ये दोनों का दोनों फोर्स आपस में बराबर है और ये बराबर होगा F के। अब आप देखेंगे कूलम्स का लॉ आपने पढ़ा है, कूलम्स का एक्सप्रेशन भी आपने निकाल लिया है। कूलम फोर्स का एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, R मतलब डिस्टेंस, और यहां पर डिस्टेंस है R12। अब F बराबर है F21 के, तो F के बदले में F21 पुट कर देंगे, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। F21 ये आपको स्केलर फॉर्म में है। अगर कोई वेक्टर F है और ये स्केलर फॉर्म में है और रियल में ये वेक्टर है, तो इसे वेक्टर में लाने के लिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप f को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे वेक्टर f लिखेंगे। तो किसी भी वेक्टर का अगर स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है और वेक्टर फॉर्म में लाना है तो आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर मैंने F21 को एक यूनिट वेक्टर R12 से मल्टीप्लाई किया है। अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F21 को अगर R12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा F21 हो जाएगा, और R12 ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ R12। अब आप देखेंगे यहां पर R12 का स्क्वायर है, यहां पर R12 है, तो आप R12 के स्क्वायर से R12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो R12 का पावर 3 मिल जाएगा। ये जो आपको मिला ये कहलाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि यहां पर आपने कूलम्स के लॉ को R12 के टर्म में लिखा है तो ये कहलाएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसी वेक्टर फॉर्म को हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर देंगे। अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि आप R12 के बदले में लिख सकते हैं R2 माइनस R1। तो आप देखेंगे R12 के बदले में R2 माइनस R1 लिख दिया है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अब जो कूलम का फोर्स है F21 Q1 Q2 बाई 4 एप्सिलॉन R2 माइनस R1 बाई R2 माइनस R1। यहां आप देखेंगे F के साथ 2 1 है तो यहां R2 माइनस R1 आया है। अगर F के साथ 1 2 होगा तो ये R1 माइनस R2 आ जाएगा। तो F12 Q1 Q2 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब। इसको कहा जाता है कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ये कूलम्स का लॉ है पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। थोड़ा सा गौर करेंगे, F12 लिखा हुआ है, अगर F के साथ 1 2 है तो चार्ट के साथ Q1 और Q2 है, R के साथ भी R1 और R2 है। तो F12 होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब। अगर आपको लिखा रहता है F13 तब फॉर्मूला क्या आता है Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब। अगर ये लिखा रहता है F01 तब क्या लिखते हैं हम लोग, बस यही हो जाता है Q0 Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R0 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R0 माइनस R1 का होल क्यूब। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर के लिए और किसी भी चार्ज के लिए कूलम के फोर्स का पोजीशन वेक्टर फॉर्म आप लिखना जान गए। आइए इसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। थोड़ा सा बात को समझते हैं, इसी चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। आइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करके दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास
एक्स और वाई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। यहां से ये ओरिजिन और ये पॉइंट को मिलाने वाला लाइन है, इसे R0 से लिखा जाता है। यहां पर एक चार्ज है Q0, R0 पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q0। यहां पर एक दूसरा लाइन है, यहां पर एक चार्ज है Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R1। उसी तरह से यहां पर एक चार्ज है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2, और यहां पर एक चार्ज है Q3 जिसका पोजीशन वेक्टर है R3। तो हम लोग चार्ज Q0 पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो चार्ज Q0 पर कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगाएगा? Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा। सबसे पहले Q0 पर Q1 के कारण किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो जानेंगे। तो इसके लिए सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ये पॉजिटिव 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 के बीच में रिपल्सन का फोर्स, इसे हम लोग लिखेंगे F01, मतलब फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। इसी तरह से Q2 भी फोर्स लगाएगा। ये जो आपको है फोर्स का डायरेक्शन जानना है तो सेंटर को आप ज्वाइन कर दें। ये फोर्स का नाम पड़ेगा F02, मतलब फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। इसी तरह से ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। इधर फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा F03। तो F01 प्लस F02 इस तरह से कर करके F0n, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो इसे पढ़ा जाता है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। मान लिया जाए कि इन सारे के सारे फोर्स का वेक्टर सम F आता है, तो इसको कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहेंगे इसको? ये कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये बराबर होता है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट स्टेट्स दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। अब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने डायग्राम बना लिया है। मान लिया जाए कि इसमें F नहीं दिखाया गया है, ये रिजल्टेंट फोर्स F है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करेंगे, F इज इक्वल टू F01 प्लस F02 अप टू F0n। अब आप सभी का वैल्यू पुट कर दें। F01 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q0 Q1 by 4π0 R0 माइनस R1 by R0 माइनस R1 का होल क्यूब। F02 के लिए हो जाएगा Q0 Q2 by 4π0 R0 माइनस R2 by R0 माइनस R2 का होल क्यूब। यहां मिस्टेक से लिखा गया 1, ये आपको 2 हो जाएगा। इसी तरह से Q0 Q1 by 4π0 R0 माइनस R1 by R0 माइनस R1 का होल क्यूब। आप देखेंगे Q0 by 4π0 पहले वाले टर्म में भी है, दूसरे वाले टर्म में भी है और आखिरी टर्म में भी है। तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे Q0 by 4π0। तो पहले वाले टर्म में बच जाएगा Q1 इंटू R0 माइनस R1 by R0 माइनस R1 का होल क्यूब। दूसरे वाले में बच जाएगा Q2 इंटू R0 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R0 माइनस R2 का होल क्यूब। इसी तरह से लास्ट वाले में ये बच जाएगा। यहां आप देखेंगे Q1 है, Q2 है, इस तरह से आप जाएंगे तो Qn मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर कि ये एक सीरीज के फॉर्म में है, तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है सिग्मा Qi इंटू R0 माइनस Ri बाई R0 माइनस Ri का होल क्यूब। I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू I इज इक्वल टू n। ये कहलाता है एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो आज के लिए तो आपने देख लिया कि मैंने आपको ग्रुप ए जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन था वो सॉल्व करवा दिया। ग्रुप बी जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टाइप 2 था वो मैंने सॉल्व करवा दिया। फिर ग्रुप सी जो कि टाइप 1 है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज 3 मार्क्स, वो मैंने सॉल्व करवा दिया। आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स kept at a distance 3.2 centimeter in a medium of dielectric constant 100। आप देखेंगे यहां पर 2 अल्फा पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ये अल्फा है और ये अल्फा है।
इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ये आपको 3.2 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है, और ये जो मीडियम में रखा हुआ है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 है। तो आपसे पूछा गया है कि इस मीडियम में इसका फोर्स कितना होगा। तो पहले आप देख लें, Q1 एंड Q2 ये बराबर है और ये अल्फा पार्टिकल है। यहां पर आपको चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जिससे आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप चार्ज का वैल्यू जानते हैं। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का वैल्यू होता है 3.2 सॉरी हाँ ठीक है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब डिस्टेंस का वैल्यू आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस है r 3.2 सेंटीमीटर है। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस को मीटर में होना चाहिए। इसको मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -2 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ये 3.2 मीटर। आपको k का वैल्यू दिया हुआ है और k का वैल्यू 100 है, और फोर्स का वैल्यू निकालना है मीडियम में क्या होगा। मीडियम में फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है Fm इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर दो चार्ज मीडियम में रखे हुए होंगे तो मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दें, जो जाएगा 1/k, k का वैल्यू दिया हुआ है 20। उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। Q1 का वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। Q2 का भी वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 3.2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद k का वैल्यू 100 है, k का वैल्यू 100 है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या मिलेगा वो देख लें। 1/100 ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -38 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -4। 10 -2 10 -2 -4 हो जाएगा। तो Fm इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10 और 9 और 10 -38 तो ये आपको बच जाएगा 10 टू द पावर -29। यही हो जाएगा ना। 38 ये 9 है तो ये आपको 29 आ जाएगा। अब यहां पर 100 है, 100 के मतलब हुआ 10 पर पावर 2 और यहां 10 पर पावर -4 है, तो ये आपको मिलेगा 10 टू द पावर -2। अब आप 10 -2 10 -2 को कैंसिल कर देंगे तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर -27 इतना न्यूटन हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट कूलम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स प्लस 3.2 सेंटीमीटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट इतना। तो इस पर फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो 9 इंटू 10 -27 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 3 point charges each of plus q are kept at the 3 corners of an equilateral triangle of side A. Find resultant force on any one of 3 charges due to repelling group. ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हुए हैं। यहां पर एक चार्ज है Q1 जो कि प्लस Q है। यहां पर एक दूसरा चार्ज है Q2 जो कि प्लस Q है, और यहां पर एक तीसरा चार्ज है Q3 जो कि प्लस Q है। उसके बाद बताया गया है इसका साइड A है। उसके बाद बताया गया है
फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द थ्री चार्जेस ड्यू टू रिमेनिंग टू। हम लोगों को किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है बाकी दो के कारण। तो इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले आपको रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम, वो करना है। दूसरा था आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन विच फोर्स इज टू बी डिटरमाइंड। किस चार्ज पर फोर्स निकालना है उसको डिटरमाइन कीजिए। तो क्वेश्चन में आपको बताया नहीं गया कि कौन से चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको कौन से चार्ज पर फोर्स निकालना है ये आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो वही ऑप्शन को आप चूज करें। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो 3 है, तो हम लोग फोर्स निकालेंगे Q3 पर। Q3 पर जो फोर्स लगेगा वो Q1 के कारण भी लगेगा और Q2 के कारण भी लगेगा। आइए थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पर एक चार्ज है Q1 जो कि प्लस Q है, यहां पे एक चार्ज है Q2 जो कि प्लस Q है, और यहां पर एक चार्ज है Q3 जो कि प्लस Q है। हमने बताया कि हम लोगों ने चार्ज सिलेक्ट किया है वो Q3 किया है, तो Q3 पर Q1 के कारण भी फोर्स लगेगा और Q2 के कारण भी फोर्स लगेगा। अब हम लोग चार्ज को आइडेंटिफाई कर लिया तो फोर्स का डायरेक्शन मालूम करेंगे। फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए मैंने बताया था कि सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। इस फोर्स का नाम हो जाएगा F31, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 ड्यू टू Q1। उसी तरह से Q2 भी Q3 पर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, इस फोर्स का नाम हो जाएगा F32, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2। तो फोर्स का डायरेक्शन मालूम कर लिया, अब हम लोगों को फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो आइए फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले F31 ये फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 डिवाइडेड बाई R31 का स्क्वायर। तो R31 के मतलब Q3 से Q1 के बीच की दूरी, यही है R31। Q3 से Q1 की दूरी R31 से लिखी जाती है और यह है A। तो F31 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q3 का वैल्यू है Q और इसका वैल्यू है Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है जो कि आपको R31 है, ये A स्क्वायर। इसी तरह से आप निकालेंगे सेकेंड वाला फोर्स F32, तो F32 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R32 का स्क्वायर। यहां पर भी वैसे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको R32 है, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। अब आप देखेंगे जितना वैल्यू F32 का आया है उतना ही वैल्यू F31 का आया है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू आपको मिल गया 60 डिग्री। अब देखेंगे F31 और F32 ये आपको कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है। अगर नॉन कोलिनियर होगा तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो पैरेललोग्राम आप बना लें, ये F हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि ये F रिजल्टेंट फोर्स है, F रिजल्टेंट ऑफ F31 एंड F32। तो F का फॉर्मूला हो जाएगा F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F31 इंटू F32 इंटू cos 60। क्योंकि एंगल 60 डिग्री का है तो cos 60 हो जाएगा अंडर रूट। अब आप वैल्यू पुट कर दें F31 का स्क्वायर प्लस F31 का स्क्वायर, चूंकि F32 F31 के बराबर है,
प्लस 2 इंटू F31 का स्क्वायर, अगर F32 के लिए F31 पुट करेंगे तो, और cos 60 होता है 1/2। तो इस तरह से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा √3 F31 का स्क्वायर, और ये आपको आ जाएगा √3 इंटू F31 का आप वैल्यू पुट कर दें तो ये आपको मिलेगा √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इसका ये वैल्यू आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +q एंड +4q। दो चार्ज है, ये वाला एक चार्ज +q है और ये वाला चार्ज +4q है, मतलब ये q1 है +q और q2 ये आपको +4q है। इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस एयर में है। What should be the where should a third charge q0 be placed on the line joining the center of two charges so that resultant force on it is 0? q0 को कहां पर रखा जाए ताकि इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 लगे, ये पता करना है। तो आइए q0 पर q1 के कारण भी फोर्स लगेगा और q2 के कारण भी फोर्स लगेगा। q0 को मान लेते कि ये q3 है, तो इस पर दो फोर्स लगेगा, एक फोर्स F31 लगेगा जो फोर्स ऑन q3 ड्यू टू q1, एक दूसरा फोर्स लगेगा F32 फोर्स ऑन q3 ड्यू टू q2, और इन दोनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि F31 जो हो जाएगा वो -F32 के हो जाएगा। मतलब तीसरे चार्ज को आप जहां पर भी रखेंगे तो Q1 और Q2 के कारण उस पर जो लगने वाला फोर्स है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, यह नेगेटिव साइन यही दर्शाता है। F31 और F32 एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। आइए तीसरे चार्ज को हम लोग यहां पर रख करके देखते हैं। यह तीसरा चार्ज Q0 है, तो आप देखेंगे Q1 Q3 पर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है Q1 और Q0 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि रिपल्सन का फोर्स लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा, तो ये हो जाएगा F31, क्योंकि 3 पर लगने वाला फोर्स 1 है। उसी तरह से Q2 पॉजिटिव है और Q3 भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस फोर्स का नाम हो जाएगा F32। तो इस पॉइंट पर अगर आप तीसरे चार्ज को रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि Q1 और Q2 के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो नेगेटिव साइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करना है, तो अब इनके मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देना है। मैग्नीट्यूड को इक्वल करने के लिए आपको इनका मॉडुलस ले लेना होगा, तो इनका मॉडुलस ले लेंगे तो F31 ये बराबर हो जाएगा F32 के। अब आप F31 का फॉर्मूला लिखिए। F3 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 Q2 डिवाइडेड बाई R32 का स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। Q3 का वैल्यू है Q0, Q1 का वैल्यू है Q, R31 मान लिया जाए कि यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस है D, तो ये हो जाएगा D का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q3 जो कि Q0 है, Q2 जो कि 4Q है, और अगर यहां से यहां तक D है तो यहां से यहां तक हो जाएगा मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस D नहीं है, X है, ये जो डिस्टेंस यहां पर मैंने D लिखा है ये D नहीं है, ये X है, तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक टोटल D है तो D माइनस X हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोग X स्क्वायर करेंगे और यहां पर D माइनस X का होल स्क्वायर करेंगे, कुछ कैंसिल हो जाएगा, Q0 कैंसिल, Q और Q कैंसिल। अब आपको मिलेगा 1/x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई D माइनस X का होल स्क्वायर।
इसे आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो 1 बाई एक्स दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू डी आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू डी बाई 3 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि a से d बाई 3 डिस्टेंस पर चार्ज q0 को रखेंगे तब आपको रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। ये था। एक और न्यूमेरिकल्स आपको देख लेते हैं। आइए आखिरी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, what should be nature and value of q so that minus q will be in equilibrium। ये माइनस q के बारे में बोला गया है कि q का क्या नेचर होना चाहिए ताकि माइनस q इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में होने का कंडीशन यह है कि रिजल्टेंट फोर्स, चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। यहां पर एक चार्ज q1 है जो कि प्लस q, यहां पर एक चार्ज, फिर से हम डायग्राम बनाते हैं इसको इधर, आइए ये हम लोग एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप देखेंगे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इस जगह पर। यहां पर एक चार्ज रखा गया है जिसका वैल्यू है q1 इज इक्वल टू प्लस q। यहां पर एक चार्ज है q2 इज इक्वल टू प्लस q। यहां पर एक चार्ज है q3 जो कि माइनस q है। एक चार्ज यहां पर रखा गया q, कैपिटल Q, और आपसे ये पूछा गया है कि q का क्या नेचर होगा और क्या मैग्नीट्यूड होगा ताकि q3 पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। तो q3 पर q1 के कारण भी फोर्स लगेगा और q2 के कारण भी फोर्स लगेगा। पहले आप सेंटर को ज्वाइन कर दें। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, और आपको मालूम है कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो q1 के कारण q3 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स का नाम हो जाएगा F31। उसी तरह से q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सेंटर को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स हो जाएगा F32। अब आप देखेंगे कि ये दोनों का दोनों फोर्स, इसका रिजल्टेंट आपको इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होने के लिए इसके ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स होना चाहिए। मान लिया जाए कि ये फोर्स F डैश है, और ये फोर्स तभी ऊपर के डायरेक्शन में होगा जब ये Q नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हुआ कि कैपिटल Q का जो नेचर है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब क्या है कि ये जो F3 एंड F2, F31 और F32 जो फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट F डैश के बराबर होना चाहिए। मतलब F डैश दिस विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ F32 एंड F31। इसका जो रिजल्टेंट है वो F है, तो F के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम लोगों को जाइए इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दें, F डैश दिस इज इक्वल टू F3 जो होगा, ये F31 और F32 का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा। जब मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। अगर दो फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो √3F31, अभी जो मैंने आपको बताया है। अब हम लोग F डैश का वैल्यू मालूम करेंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 Q4, ये Q4 है, इसको हम लोग Q4 ले रहे हैं। Q4 डिवाइडेड बाई R34 का स्क्वायर, ये √3 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 डिवाइडेड बाई
R31 का स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q3 और Q3 कैंसिल हो जाएगा। Q4 का वैल्यू है Q, मॉडुलस लेंगे, उसके बाद डिस्टेंस देखेंगे। तो ये वाला एंगल आप देखेंगे ये 60 डिग्री है, ये आप देख रहे हैं ये A है, तो हम लोग को ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। मान लिया जाए कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये P है, तो आप जानते हैं ये sin 60 ये बराबर हो जाएगा P डिवाइडेड बाई A। sin 60 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू P बाई A। सिंप्लीफाई करेंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा √3 बाई 2 इंटू A, मतलब R32 का वैल्यू हो जाएगा √3 बाई 2 इंटू A इसका स्क्वायर। यहां पर आप आ जाएंगे √3, Q3 तो कैंसिल हो गया है, Q1 का वैल्यू है Q डिवाइडेड बाई R13 है ये A स्क्वायर। तो Q बाई आप देखेंगे ये √3 बाई 4 A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √3 इंटू Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 4Q डिवाइडेड बाई √3 A स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा √3 इंटू K डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आपको मिलेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, जब आप यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट इसका खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ 3 आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा यहां पर सिर्फ 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू Q, और चूंकि ये निगेटिव साइन का होना चाहिए तो √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू Q विथ निगेटिव साइन, तो ये इसका वैल्यू होना चाहिए ताकि ये सिस्टम में इक्विलिब्रियम में होगा। तो आज के लिए इतना ही है। इस तरह से सेट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, आप एक बार देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड मॉडल के इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।